देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। और आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम लोग समझेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से और बुक के माध्यम से। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग आपका सी-टेट की तैयारी करते हैं, टेट की तैयारी करते हैं, अदर स्टेट की जो टेट है उनकी तैयारी करते हैं, या आपके अदर जो और भी आपका जैसे यूपी पीसीएस है, पीसीएस है, और आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, बीईओ की वैकेंसी का पेपर लगा हुआ है, रेलवे की वैकेंसी है, सभी जगह लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं सभी जगह पर्यावरण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, शुरुआत करेंगे और एक एक हम लेशन को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। उसके पश्चात अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभ्यास प्रश्न करने से हमारा आकलन भी हो जाएगा। तो आप अभ्यास प्रश्न करने में तभी आपको मज़ा आएगा जब हमारे साथ आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे, देखेंगे तब। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण से, जानेंगे परिभाषा क्या है इसकी और पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट शब्द कहाँ से लिया गया। चलिए भूमिका की बात करते हैं। सौरमंडल के ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण यहाँ का पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। जब हम भौतिक वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो वो इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। जब जीव वैज्ञानिक इसे देखते हैं तो वो दोस्तों किस रूप में इसको देखते हैं, वो इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं। कैसे? जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसमें जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। भौतिक पर्यावरण में जो भी अजैविक घटक हैं, वायु है, प्रकाश है, तापमान है, तो इन सभी को शामिल किया जाता है। जैविक पर्यावरण की जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपका पेड़ पौधे और जो जीव जंतु हैं उनको शामिल किया जाता है। जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण या सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण, इनको अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इन सभी को जब एक साथ मिला दिया जाता है, अंतःक्रिया करवा दी जाती है, तब चल करके हमारा पर्यावरण बनता है। ये आपको समझना चाहिए। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक एवं अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब इनको हम दो पार्टों में बांट लेते हैं, एक आपका जैविक पार्ट में, एक आपका अजैविक पार्ट में। जो जैविक चीज़ें होंगी, सजीव जो होंगे वो आपके जैविक वे में आएंगे, और जो आपके ऐसी चीज़ें होंगी जो लगती है कि निर्जीव हैं, वो आपके अजैविक घटकों के साथ में आएंगी। पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाते हैं यही सारी चीज़ें हैं, वो जैविक और अजैविक। अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित एवं समाप्त होने में मदद करता है। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब समझते हैं इसके शब्द के बारे में। एनवायरनमेंट शब्द, कौन सा शब्द? एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ या घेरना। क्या होता है? घिरा हुआ या घेरना। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ आसपास मानव जंतुओं एवं पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली कैसी दशाएं? बाह्य दशाएं, कार्यप्रणाली तथा जीवन यापन की दशाएं होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगर हम यहाँ पर पर्यावरण की परिभाषा की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी परिभाषा ये यहाँ पर लिखी गई है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे, यहाँ पर देखिए ये आपकी परिभाषा बन रही है यहाँ से, घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को निम्न रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका स्थल वाला भाग है, ये आपका जल वाला भाग है, ये आपका वायुमंडल है,
ये आपका सूर्य है और यहाँ पर ये आपका जीवमंडल है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो अब हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो ये सभी दशाएं, चाहे वो आपकी भौतिक हो या प्राकृतिक हो, सभी दशाएं, अर्थात जल भी आपका पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, आपका वायु भी आएगी, आपके जीव जंतु भी आएंगे, आपका स्थल भाग भी आएगा। तो एक व्यक्ति, एक जीव या उस जीव के समुदाय के आसपास का जो वातावरण है, जिसमें गैसें हैं, आपकी तापमान है, आपका प्रकाश है, आपके जीवधारी हैं, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, ये सभी की सभी चीज़ें जब एक जीव या एक जीव की समुदाय के आसपास होती हैं, उसे हम नाम देते हैं पर्यावरण। परि मीन्स होता है चारों ओर, आपको पता होगा परि मीन्स क्या होता है, चारों ओर। जब पर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण अर्थात ढका हुआ। एक जीव के आसपास ऐसा आवरण जिससे वो जीव ढका हुआ है। दोस्तों, एक जीव के शरीर से वायु टकराती है, उसके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, उसके आसपास मानव जीव जंतु होते हैं, उसके आसपास प्रकाश होता है, जल होता है, स्थल होता है, वायु होती है। तो ये सारी की गैसें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ों से वो घिरा हुआ है, और इसी घिरे हुए रूप को हम पर्यावरण नाम देते हैं। तो पर्यावरण सिर्फ हमारी आपकी अजैविक दशाएं ही नहीं, बल्कि उस सजीव को भी जब हम शामिल करते हैं तब हम नाम देते हैं कि ये पर्यावरण है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण वे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं हैं जो एकल मानव या मानव समुदाय को प्रभावित करती हैं। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ जल, थल, नभ इन तीनों को मिलाकर के नहीं, बल्कि जीवधारी की जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं वो भी पर्यावरण को बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, चलिए, प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर निर्मित या प्रौद्योगिकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में रहता है, अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर था कि सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं, प्रकृति के साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, साथ साथ में प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जहाँ पर जीव रहता है, ये सभी के सभी पर्यावरण की रचना करते हैं। तो आप ये मत भूलिएगा कि सिर्फ जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल मिलकर के ही पर्यावरण बनाते हैं, बल्कि जीव के द्वारा जो आसपास सांस्कृतिक और सामाजिक जो आपका पर्यावरण बनाया जाता है वो भी आपका पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं, ये आपको पता है। अगर मनुष्य को या किसी भी जीव को अगर श्वास नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फिर वो जीवित नहीं रह सकता है। तो प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैसे पेड़ पौधे से मनुष्य क्रिया करता है, पेड़ पौधे के ऊपर मनुष्य क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, है ना। तो एक दूसरे के साथ वो किसी न किसी रूप में कनेक्टेड होते हैं, और तभी हम लोग बात करते हैं किसकी, जैव विविधता की, तभी हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की। अगर एक दूसरे से हम जुड़े हुए ना हो तो यहाँ पर यह बात जो की जाती है कि प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया, वो नहीं की जाती। किसी न किसी रूप में प्रत्येक जीवधारी मनुष्य से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। चलिए, पर्यावरण सभी जैविक एवं अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। ये पहले ही बात की जा चुकी है कि वो क्या है, एक सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परस्पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में, जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। आइए जानते हैं पर्यावरण के घटक तथा पर्यावरणीय कारकों के बारे में। चूँकि पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। हम लोग बात करते हैं अजैविक घटकों की या भौतिक पर्यावरण की। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है कि स्थलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, तीनों मिलाकर के क्या बनते हैं, भौतिक पर्यावरण को बनाते हैं, जिसे हम अजैविक पर्यावरण भी कह सकते हैं। स्थलमंडल, अगर स्थल ना होता तो जीव रहता कहाँ, वायु ना होती तो सांस कहाँ से लेता, जल ना होता तो वो पीता क्या, है ना। तो ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो आपके अजैविक घटक में आएंगी, अजैविक पर्यावरण में आएंगी।
अब ये इससे छोटे बात स्तर पर जब आएंगे, इसके और हम कुछ टुकड़े करेंगे, विभाजन करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थल मंडल पर जब जाएंगे तो आपको पर्वत मिलेगा, है ना, पर्यावरण मिलेगा, मैदान मिलेंगे। वायुमंडलीय में जब बात करते हैं तो आपका आसपास का पर्यावरण मिलता है। जब हम जलमंडल की बात करते हैं तो झीलें आपकी आ जाएंगी, हिमनद आ जाएगा, इस तरीके से आपको कई चीज़ें मिलेंगी। और स्थल मंडल में आपका मरुस्थल भी आ जाता है ना। तो ये सभी के सभी हम इनको कई भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके अजैविक घटक। अब हम लोग बात करते हैं जैविक पर्यावरण की। तो जैविक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, अर्थात फ्लोरल एनवायरनमेंट और फॉनल एनवायरनमेंट। दोस्तों फ्लोरा और फना आपने पढ़ा होगा। फ्लोरा की जब बात करते हैं तो वनस्पतियों की बात की जाती है, जब फना की बात करते हैं तो आपका जंतुओं की बात की जाती है, अर्थात पशुओं की बात की जाती है। आइए हम लोग अलग अलग समझते हैं अजैविक एवं जैविक पर्यावरण को। पर्यावरण के एक स्तर की संरचना अन्य स्तर के साथ संलग्न है तथा इनके विभिन्न स्तरों के बीच अभिलाक्षणिक तौर पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती। पर्यावरण को वृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। चलिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं। देखिए, आदि मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल के समय के कुछ प्रौद्योगिकी के विकास इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए थे। जैसे शुरुआत अगर हम बात करें कि मानव के इतिहास में सबसे पहले प्रौद्योगिकी विकास कब हुआ, तो वो आपका होता है प्रागैतिहासिक काल में, जब क्या किया गया था, औजारों का निर्माण किया गया था, जब आग का आविष्कार किया गया था, पहिए का निर्माण किया गया था। एक क्रांति थी, यहाँ से शुरुआत होती है मानव के सभ्य बनने की। साथ में बात करते हैं कि पौधों से भोजन प्राप्त करने हेतु एवं जानवरों के शिकार हेतु आदिम मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का निर्माण शुरू किया था। तो सबसे पहले औजारों का निर्माण ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने शुरू किया था। और हम जो वर्तमान जो आधुनिक मानव है उसके पूर्वज की जब बात करते हैं तो वो आता है आपका कौन सा, होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं उसको, होमो सैपियंस। लेकिन ये होमो सैपियंस के पहले के भी मानव हैं। होमो सैपियंस से भी पहले के मानव कौन से हैं आपके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि इसी ने औजारों के निर्माण की शुरुआत की थी। पत्थर से बनी हत्था लगी कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई थी। सबसे पहले ये आपकी मिलती है दोस्तों, और आपके साउथ इंडिया से कुल्हाड़ी मिलती है। आप जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ सकते हैं। निएंडरथल हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजारों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले औजारों का निर्माण शुरू किया। इसके बाद होमो इरेक्टस ने क्या की, सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाई। और निएंडरथल मानव ने हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजारों का प्रयोग किया था। आदिमानव द्वारा बनाए गए औजार नवपाषाण युग के परिचायक थे, जिनका उपयोग खत्म होने पर मानव ने कृषि युग में कदम रखा। ठीक है, मानव ने क्या किया था, कृषि युग में कदम रखा था। मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने उसे ठंडे भागों में बस्ती बनाने, मांस को पकाकर खाने तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में सक्षम बनाया। आग के आविष्कार ने मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ावा दिया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन किया। उसके जीवन को सुगम बनाने में सहायता की। पहला पहिया लट्ठे के गोल जैसा था। पहला पहिया जो बना था वो लट्ठे के गोल जैसा था। मिट्टी एवं टेराकोटा के बर्तन बनाने में पहिए का प्रयोग चाक के रूप में किया जाता था। बाद में क्या हुआ कि जो मिट्टी है उसको पका करके, जब मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं, कि मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को पकाते हैं, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के पहिए और टेराकोटा के पहिए की शुरुआत बाद में होती है। पहले लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं, लट्ठे, उससे पहिया बनाया जाता था। औद्योगिकीकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर का प्रौद्योगिकी उपयोग था। तो ये औद्योगिकीकरण की शुरुआत होती है। सबसे पहला अगर औद्योगिकीकरण हुआ तो मानव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, जब पहिए का आविष्कार किया गया। चकमक पत्थर की कुल्हाड़ियाँ किसान के लिए घने जंगलों को साफ करके फसल उगाने हेतु काम आती थी। कैसी, चकमक पत्थर की, एवं पेड़ों को गिराने हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया और इसे कांसे से ज़्यादा बेहतर पाया, क्योंकि कांसा थोड़ा सा मुलायम होता है, लेकिन लोहा जो होता है वो हार्ड होता है, वो आसानी से पेड़ों को काट सकता है।
तो मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया और इसे कांसे से ज़्यादा बेहतर पाया। यह खोज मानव को पाषाण युग से निकाल कर लाई और यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों, जब लोहे की खोज हो जाती है, ये आपका समझ लीजिए कि एक तरीके से क्रांति होती है। लोहा आ जाने से बहुत सारी चीज़ें, पेड़ पौधों को काटना, मांस को काटना, कोई चीज़ को निर्मित करना, पहिया बनाना और जाने कितने जो काम थे वो सारे के सारे लोहे के प्रयोग से शुरू होते हैं और आसानी से हो जाते हैं बिना मुश्किल के। ठीक है, तो धीरे धीरे मानव क्या था कि मांस को पका करके भी खाने लगता है, उसकी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बात करेंगे। पहिया बनाया, देखिए पहले तो पहिया आपका लकड़ी का बना था, आज क्या है, ट्रेनें चल रही हैं। पहले इस तरीके से व्यवस्था थी, लेकिन आज क्या है आप देख रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है, उस समय के समय में और आज के समय में। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात 1750 से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित एवं दक्ष थी। कैसी थी? विकसित एवं दक्ष थी, जिसने औद्योगिकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। तब से अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ था और आज भी अविवेक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगातार हो रहा है। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई एवं मानव ने नगरीकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूर्णीय क्षति की है। वर्तमान में जो मानव है वो विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है। नगरीकरण उसने किया, वनों को काटा, जीव जंतु बेचारे मर गए, तो बड़ी समस्याएं आई। तो पर्यावरण के लिए दुश्मन साबित हुआ कौन? मानव इस यहाँ पर साबित होता है। इस क्षति का परिणाम आप देख रहे हैं और साथ साथ में पारिस्थितिकी समस्या के रूप में हुआ, जिसने पूरी मानव को जाति को झकझोर कर रख दिया। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो भी परिस्थितियाँ बन रही हैं वो सारी की सारी हैं वो आपकी पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियाँ थी और इसीलिए प्रकृति क्या करती है कि अपने आप में परिवर्तन करती है अपने आप को संतुलित करने के लिए। इस भयावह स्थिति ने पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर यह सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर एक प्राकृतिक दोहन कब तक एवं किस कीमत पर हो। सीधा सा कहने वाली बात यह है कि एक पौधा है, एक पेड़ है और इस पेड़ की जड़ को मनुष्य क्या कर रहा है? अपने भले के लिए इसको काट रहा है। इस पेड़ की जड़ को काट रहा है अपने विकास के लिए, लेकिन वास्तव में अगर वो व्यापक अर्थ में देखेगा तो उसको महसूस होगा, ये पता चलेगा कि हमारा विकास जहां हम समझ रहे हैं वहां नहीं है। हमारा विकास इसके साथ में चलने से है, पेड़ पौधों को बचाने में है। लेकिन आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण ने इस तरीके से मानव के दिमाग में चीज़ों को भर दिया है कि उसने पर्यावरण अर्थात प्रकृति को इतना तेजी से विनाश शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। तो यह मनुष्य के अविवेकीय कार्यों का परिणाम है कि आज खुद की बनाई हुई गई कब्र पर खड़ा है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर क्रियाओं एवं अंतर संबंधों की परिणति दो रूप में होती है, मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव और पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। अर्थात मानव ने पर्यावरण के साथ क्या किया और पर्यावरण ने मानव के साथ क्या किया, यहाँ पर इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। चलिए, ये तो आपका पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें थी। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं जैवमंडल एवं बायोम की। तो यहाँ पर समझेंगे कि बायोस्फीयर एंड बायोम क्या है। चलिए आइए जानते हैं। पृथ्वी के समस्त जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैवमंडल की रचना करते हैं। देखिए, पृथ्वी के समस्त जीवित जीव, उसके आसपास का पर्यावरण, ये दोनों एक साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं और तभी चल करके क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। अर्थात हम जब जैवमंडल की बात करते हैं तो जैवमंडल में थल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, स्थल, जल, वायु तीनों आ जाते हैं। इसको हम जैवमंडल का नाम देते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जीव, जैविक संगठक तथा भौतिक पर्यावरण जिसको हम अजैविक संगठक कहते हैं को सम्मिलित किया जाता है। यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वायु। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये आपका वायुमंडल है, हवा यहाँ पर है। जलमंडल ये आपका जल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थल मंडल ये आपका पृथ्वी है। अब ये तीनों जब अंतःक्रिया करते हैं एक साथ में तब चल करके क्या बनता है? आपका जैवमंडल बनता है या जीवमंडल बनता है, जहाँ पर जीवधारी फिर निवास कर सकते हैं और निवास करते भी हैं। तो ये आपका क्या है? जैवमंडल है। जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल तथा वायुमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है। मैंने पहले ही बताया, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारतंत्र कार्य करते हैं।
जैवमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी पर विस्तारित समस्त जीवन इसी मंडल पर सीमित है। जैवमंडल के 3 प्रमुख उपविभाजन हैं। प्रथम वायुमंडल, द्वितीय स्थल मंडल तथा तृतीय है आपका जलमंडल। तो ये आप चीज़ों को यहाँ पर समझ सकें, ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा इस चित्र के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, ये व्यक्तिगत कोई एक जीव है, फिर ये अपना झुंड में आ गया, समुदाय में, जनसंख्या मिलकर के समुदाय एक बनाती है। ये समुदाय मिलकर के एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और ये पारिस्थितिक तंत्र, कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के एक बायोम का निर्माण करते हैं और कई बायोम जो बायोस्फीयर हैं वो मिलकर के एक जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने मिलकर के जनसंख्या बनाई, उस जनसंख्या ने मिलकर के एक समुदाय अलग अलग बनाए और उस समुदाय अलग अलग मिलकर के उन्होंने अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र बनाए और इसी तरीके से उन्होंने बायोम बनाए और फिर ये बायोम कई अलग अलग बायोम मिलकर के फिर क्या बनाते हैं, जैवमंडल की रचना करते हैं। इतना सीधी सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अगली तरफ आगे देखते हैं हम लोग। जैवमंडल में जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो पूरे जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, सूर्य, जिसके बिना जैवमंडल समाप्त हो जाएगा। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु, जल और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनः चक्रण होता है, रहता है, जिससे जीवन चलता है। जैवमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर अर्थात 660 फुट नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। ये यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए। चलिए जैवमंडल की बात करते हैं तो सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समूह आपका क्या कहलाता है, जैवमंडल कहलाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए जैवमंडल की जब बात करते हैं तो जितने भी, चाहे आपका चाहे आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे स्थलीय हो, चाहे मरुस्थलीय हो, ये सभी के सभी जो पारिस्थितिक तंत्रों का समूह है वो मिलकर के क्या बनाता है, जैवमंडल बनाता है। हम जब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की तो समुदाय और उसके आसपास के जो निर्जीव घटक हैं, जो निर्जीव और सजीव घटक हैं, वो आसपास के सब मिलकर के क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि कई पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के जैवमंडल बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समुदाय में एक उसके आसपास जो निर्जीव घटक हैं उनको मिला करके एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। यहाँ पर बाज है, सांप है, कुत्ता, घास, हवा, चट्टान, मैदान, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए नीचे थोड़ा सा देखते हैं। समुदाय की जब बात करते हैं तो समुदाय में आप देख रहे हैं कि निश्चित क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्याओं का समूह है। जब हम समुदाय की बात करेंगे तो किसी एक स्पीसीज, किसी एक जाति की बात यहाँ पर की जाती है, चाहे वो आपका सांप का समुदाय हो, चाहे बाज का हो, भैंस का हो, कुत्ता का, घास का हो, या किसी भी जीव का हो, या गेंडा हाथी का हो। जनसंख्या की बात करते हैं तो एक ही तरह के जीव का समान क्षेत्र में रहना, एक ही जीव के, जैसे मान लो कि मनुष्य है, मनुष्य वो काला हो, गोरा हो, किसी जगह पर रहता हो, कैसी भी भौतिक दशाओं में रहता हो, लेकिन है तो वो मनुष्य। तो मनुष्य एक ही तरीके का जीव है और इस एक ही तरीके के जीव को हम जब एक साथ लेते हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, तब हम नाम देते हैं जनसंख्या। तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीवधारी एक समान हैं वो सभी के सभी एक जनसंख्या में आते हैं। जब हम जीव की बात करेंगे तो एक एकाकी जो जीव होता है, जैसा कि यहाँ पर भैंसा दिखाया गया है, ठीक है, वो एक क्या है, जीव है। कोशिका के समूहों की बात करेंगे तो यहाँ पर ऊतक, अंगों तथा अंगों की प्रणाली, तंत्र का ऊतक, मस्तिष्क, तंत्र का तंत्र, ये यहाँ पर देख रहे हो कि तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क, और इसके बाद फिर तंत्र का तंत्र आता है। कोशिका की बात करेंगे तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, आपने पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, कोशिका सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। अच्छा, अर्थात कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, बॉडी की, शरीर की, कोशिका है। ठीक, अणुओं की बात करेंगे तो परमाणुओं का एक समूह या रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई, परमाणुओं के समूह को हम अणु कहते हैं, या यौगिक की सबसे छोटी इकाई को भी हम अणु नाम देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये एक आपका परमाणु है, लेकिन जब ये O2 हो जाएगा तो ये आपका एक ऑक्सीजन का अणु है। आप समझ सकते होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं जैविक समुदाय की। जैविक समुदाय क्या है, बेसिक कम्युनिटी। विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या जब एक ही क्षेत्र में रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है तो जैविक समुदाय कहलाती है। वस्तुतः यह विभिन्न जातियों के विविध प्रकार की जनसंख्या का सहचर है। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग जातीय संरचना होती है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दोस्तों जरूर देखना चाहिए ये बायोम एक नज़र में।
दुनिया में कई तरीके के बायोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम बायोम को समझेंगे किस तरीके के कितने प्रकार के बायोम होते हैं। चलिए, उन बायोमों में की जलवायु कैसी है, मृदा कैसी होती है, पादप कौन कौन से होते हैं और प्राणी किस तरीके के रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है दोस्तों। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, आप देख रहे हैं पहला बायोम है मरुस्थल, डेजर्ट। मरुस्थल जो है वो पूरी पृथ्वी पर जो आपका मध्य अक्षांश है, इस मध्य अक्षांश पे पाए जाते हैं। अब सहारा मरुस्थल देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जब अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका आपका मध्य में आता है, तो मध्य अक्षांश पे मरुस्थल पाए जाते हैं। आप किसी भी महाद्वीप की बात करेंगे वहाँ पर मरुस्थल जो है वो ज़्यादातर जो है वो मध्य अक्षांशों पर ही पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करते हैं मरुस्थलों की, तो यहाँ सामान्यतः अत्यधिक गर्म दिन, यहाँ पर दिन कैसे होते हैं, अत्यधिक गर्म और ठंडी रातें होती हैं। वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से कम होती है, अर्थात वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो वनस्पतियाँ हैं नहीं उग पाती हैं। यहाँ की मृदा की बात करेंगे तो पादप एवं अपघटक की कमी, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं लेकिन खनिज में समृद्ध होता है। ऐसी जगहों पर खनिज जैसे कि कोयला है, आपका अयस्क, लोहा है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, जो भी चीज़ें निकलती हैं पृथ्वी से, ये सारी चीज़ें तो ऐसी ज़मीनों पे ज़्यादा पाई जाती हैं। बट यहाँ पर पेड़ पौधे और आपके अपघटनकर्ता जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यहाँ के पेड़ पौधों की बात करेंगे मरुस्थलीय बायोम की, तो एक पादप विहीन से लेकर के कैंकटाई, गुच्छेदार घास, झाड़ियाँ एवं कुछ पेड़ों तक। यहाँ पर कैक्टस भी पाए जाते हैं, नागफनी भी पाए जाते हैं, बबूल के पेड़ हैं, अर्थात वो सभी पौधे जो कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया को रोकते हैं, जिनकी पत्तियाँ कांटेनुमा हो जाती हैं। ये सभी के सभी इस तरीके के जो आपके पेड़ पौधे हैं वो किस तरीके के बायोम में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय बायोम में पाए जाते हैं। यहाँ की जीवधारियों की बात करेंगे तो यहाँ पर छिपकली, सांप, कीड़े, छोटे पक्षी, अफ्रीका का सहारा मरुस्थलीय जो ऊँट है, गजल्स है, एंटीलोप है, छोटी लोमड़ी है, सांप है, छिपकली है, इस तरीके के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊँट भी कहीं कहीं पर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी जगहों पर क्या होता है कि वो चलने के लिए आसानी उसको होती है, बालू ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बारिश नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टुंड्रा की, टुंड्रा बायोम की। तो उच्च उत्तरीय अक्षांश, आप ये पृथ्वी देख रहे हैं ना, इसका ऊपरी वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध, इसी शीत कटिबंध को हम क्या नाम देते हैं, टुंड्रा। और यहाँ पर बर्फीली जगह रहती है, 12 महीने बर्फ जमा रहती है और यहाँ की वनस्पतियाँ भी तरह तरह की होती हैं और यहाँ पर जीव भी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही ठंडी, कठोर, लंबी शीत ऋतु, छोटी एवं ठंडी ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी बहुत ही कम होती है। आप टुंड्रा प्रदेशों के एकदम टॉप पे जाएंगे। आप देखिएगा, जब आप बात करते हैं एशिया की, यूरोप की, या आप उत्तरी अमेरिका के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर जाएंगे तो मैप में भी आपका जो मैप भी होता है वहाँ पर भी आपको क्या दिखाया जाता है कि जैसे आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और जब हम यहाँ पर आपका फिर दक्षिणी अमेरिका नीचे आ जाता है यहाँ पर, और इसी तरीके यहाँ पर आपका अफ्रीका है ना, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका ये इस तरीके से एशिया है, और यहीं से आपका इस तरीके से ऊपर जाएंगे आपका तो यूरोप है। तो यहाँ से आपका यूरोप हो जाता है, आधा कट जाता है, और ये आपका एशिया रहता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा ये टुंड्रा प्रदेशों में आता है, ये वाला हिस्सा, चूँकि ये आपका उत्तरी ध्रुव के करीब रहता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है। गर्मी तो ना के बराबर होती है, गर्मी क्या होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो पोषण स्तर कम होता है, पेड़ पौधे नहीं होते, जीव जंतु नहीं होते। कुछ इंच नीचे परमाफ्रॉस्ट स्तर का पाया जाना, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ की अगर हम पादपों की बात करेंगे तो यहाँ पेड़ पौधे किस तरीके के होते हैं, घास, जंगली फूल होते हैं, मॉस, छोटे शाक। यहाँ के पेड़ पौधे हमेशा छोटे ही रहते हैं। यहाँ के प्राणियों की बात करेंगे तो मस्क, ऑक्सियन, प्रवासी कैरूबू, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू, हॉक, रोडेंटस, ध्रुवीय भालू, ये सभी के सभी जीव आपके टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। घास स्थलों की बात कर लेते हैं तो घास स्थलों में मध्य अक्षांश महाद्वीपों के आंतरिक भाग, जैसे कि आपका अर्जेंटीना में जाएंगे पंपास है, आपका सिल्वास है, आपकी और भी कई तरीके की जो आपकी घासें हैं वो सारी की सारी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो शीत यहाँ किसमें, मध्य अक्षांश महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। शीत ऋतु में ठंडा मौसम रहता है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर गर्म रहता है। एक वर्ष में 25 से 75 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर होती है। उच्च पोषक तत्व युक्त यहाँ पर ऊपरी मृदा पाई जाती है। ज़्यादातर घास एवं छोटे शाक, कुछ पेड़ जल स्रोतों को नज़दीक होते हैं।
अमेरिकी घास के मैदान में प्रेरी कुत्ते, प्रेरी घास भी होती है, लोमड़ी आपकी पाई जाती है, छोटे स्तनधारी जीव हैं, सांप हैं, कीड़े हैं, कई प्रकार के पक्षी। अफ्रीका के घास के मैदानों में हाथी हैं, शेर है, जिब्रा, जिराफ आदि हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वाले बायोम की बात करते हैं। नेक्स्ट बायोम है हमारा पर्णपाती वन, जिसको हम डेसिडियस फॉरेस्ट भी नाम देते हैं। पर्णपाती वन ये मध्य अक्षांश में ही पाए जाते हैं। सापेक्षिक रूप से सौम्य ग्रीष्म ऋतु एवं ठंडी शीत ऋतु, एक वर्ष में 76 से 127 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तो ज़्यादा यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है। पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है, कठोर लकड़ी जैसे कि ओक, बीचेस, हिकोरिस, मैपल्स। यहाँ पर जीवों की बात करेंगे पर्णपाती वनों में तो भेड़िया है, हिरण है, भालू एवं छोटे स्तनधारी की कई प्रजातियाँ, पक्षी, उभयचर, सांप एवं कीड़े पाए जाते हैं। टैगा की बात करेंगे तो टैगा की आइए बात कर लेते हैं। टैगा मध्य से उच्च अक्षांश, अर्थात यहाँ से लेकर के ऊपर वाले तक के हिस्से को पूरे को हम लोग टैगा में लेते हैं। अत्यधिक ठंडी ऋतु, गर्म एवं आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। अम्लीय खनिज पदार्थों की कमी होती है। ज़्यादातर स्प्रूस, फर एवं दूसरे सदाबहार वृक्ष होते हैं। जीवों की बात करेंगे तो रोडेंटस, लिनक्स, कैरूबी, भालू, भेड़िया, स्नोशू हेयर ये पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आपको देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका कौन सा है? 23.5 अंश उत्तरी से 23.5 अंश दक्षिणी के बीच वाला जो हिस्सा है, इसको हम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में लाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लाते हैं। ये विषुवत वृत्त के नज़दीक होता है। यहाँ से आपकी बी से क्या जाती है? विषुवत रेखा जाती है, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं और इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वो आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन होता है। सूर्य की लंबावत किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से तापमान बराबर मिलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है और जंगल भी ढेर सारे पाए जाते हैं और यहाँ पर जैव विविधता भी अच्छी पाई जाती है। देखिए यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी, एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। अर्थात अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस बायोम में वर्षा होती है तो वो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में होती है। पोषक तत्व कम होते हैं। जैवमंडल का सबसे बड़ा विविधता वाला प्रदेश। आर्किड फर्न में पेड़ों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जीवों की बात करेंगे तो किसी और जगह की अपेक्षा कीड़ों, सरीसृप एवं उभयचर प्रजातियों की बहुलता। बंदर, दूसरे छोटे एवं बड़े स्तनधारी, कुछ जगहों पर हाथी एवं सभी प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था आपका बायोम के बारे में। बायोम के बारे में हम लोगों ने जाना कितने प्रकार के बायोम होते हैं। तो आपने देखा कि कितने प्रकार के बायोम होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जाना डेजर्ट, मरुस्थल, फिर टुंड्रा, फिर घास स्थल, फिर पर्णपाती वन, फिर टैगा, फिर उष्णकटिबंधीय वन। तो इतने प्रकार के यहाँ पर बायोम होते हैं। दोस्तों आज हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट किए हुए हैं। पहला लेसन था पर्यावरण, दूसरा था जैवमंडल एवं बायोम। और पहला क्या था आपका? पहला हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर पर्यावरण क्या है और पर्यावरण को समझा भी हमने अच्छे तरीके से। तो आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट की बात करेंगे, उसके पश्चात फिर हम अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।